हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिज़िक्स का 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आई होप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होगी। इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा दैट व्हेनेवर यू हैव मूविंग चार्जेस, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट में फ्लो करते हैं, दे गिव राइज टू करंट। बट इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग with the help of a simple experiment, that is Oersted experiment, that a current carrying wire behaves as a magnet. जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा then it behaves as a magnet. A Danish physicist, Christian Oersted, demonstrated that both electricity and magnetism are related to each other by a simple experiment. What he observed that if you connect a wire with a battery and with a switch, और suppose इस first diagram में current की direction is from south to north in this wire, और उसके पास उसने एक magnetic needle रख दी और उसने देखा कि जो magnetic needle है वो deflection show कर रही है to one side, but then he changed the direction of the battery. अब जो current है वो flow कर रहा है from north to south. And what he observed was that the deflection of the needle is also on the other side. तो जहाँ से ऑस्टेड ने दो conclusions की, first was that whenever you have a current carrying wire, कोई भी current carrying wire magnetic behavior show करती है. Magnetic behavior का मतलब it has the tendency to attract another magnets or magnetic materials. तो पहली तो उसकी टेंडेंसी हो गई मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की एज ऑब्जर्व्ड बाय दीज टू नीडल्स, एंड द सेकंड कंक्लूजन वाज दैट द डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और इसको हम याद रख सकते हैं बाय अ सिंपल रूल नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल. अब एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है दैट इफ़ यू इमेजिन, इस केस में हम देख सकते हैं इस वायर में करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, और हम ये मान लें कि एक आदमी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है. द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द फुट टू द हेड, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, अब ये जो नीडल हमने पास में रखी है उसकी डिफ्लेक्शन जो होगी दैट विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट आर्म. एंड सिमिलरली इसको हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं विच इज़ नोन एज स्नो रूल, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर. Snow rule says that if the current enters from south and flows towards the north, then the deflection of the needle will be towards the west. जो needle की deflection होगी वो west में होगी अगर जो current flow कर रहा है वो south to north flow कर रहा है. As you can see, S stands for south, N stands for north, और needle की deflection जो है वो towards west होगी. So you can remember this by the snow rule. यानी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो समझ में आ गया दैट अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, पर ये भी समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज स्पेस और रीजन. अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है स्पेस और रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर. इस केस में करंट कैरिंग वायर, और जनरली हम उसको मैग्नेट भी लिख सकते हैं. So space or region around a current carrying wire where its effect can be felt, यानी करंट कैरिंग वायर के आसपास का रीजन जहाँ पे उसका इफेक्ट जो है उसको फील किया जा सकता है, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के आसपास कुछ नेल्स बिखेर दें तो जो उनकी अलाइनमेंट है that is in the form of concentric circles. So the direction of the magnetic field around a current carrying wire is always represented by the concentric circles, and the direction can be remembered by the rule known as right hand screw rule. And right hand screw rule says that if the forward motion of an imaginary right handed screw is in the direction of current, यानी मान लो हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है, यू विल यूज़ योर राइट हैंड, तो जो रोटेशन होगी स्क्रू की, यानी अगर हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड
तो हमारे पास मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, यू विल यूज़ योर राइट हैंड, और जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स होगी या फिर स्क्रू की जो रोटेशन होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी, और इस केस में हमारे पास आप स्क्रू की रोटेशन से समझ सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस तरह से अगर हम स्क्रू की डाउनवर्ड मोशन देखें तो जो रोटेशन होगी स्क्रू की वो कंसेंट्रिक सर्कल्स तो होगी, बट नाउ द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, इस तरह से। इट कैन ऑल्सो बी रिमेंबर्ड एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सेज कि अगर हम अपना राइट हैंड यूज़ करके और ये मान लें कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो जो हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर्स होगा that will give you the direction of the magnetic field. This is very easy to remember. Curl of the fingers will give you the direction of the magnetic field, as you can this use in this diagram, और आप खुद भी करके देख सकते हैं। use your right hand. थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन है, तो इस केस में जो मेरा कर्ल ऑफ द फिंगर्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द एरो कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल बी लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल दूँ इस तरह से, देन योर थंब विल बी डाउनवर्ड, और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे उसमें जो हमारी टिप आएगी वो बाहर को आ रही होगी, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ रिमेंबर द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। तो इस केस में हम यहाँ पे डॉट्स बना दें तो भी इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और इस केस में यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सर्कल घूम के इधर आएगा तो ये इनवर्ड होगी, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस। हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, बट यू विल रिमेंबर दैट द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम डिनोट करते हैं B से। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दैट विल डिस्कस लेटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit is Tesla or Weber per meter square. Now to derive the expression, let us consider along x-axis is the magnetic field, और एक चार्ज जो है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, it is moving with some velocity V, making some angle theta with the magnetic field. ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। इन द एंड विल डिस्कस इफ इट इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल, और हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। सो फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी वेक्टर, बट वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इफ़ यू रिजॉल्व दिस वेलोसिटी वेक्टर तो अलोंग द एंगल हो जाएगा v cos थीटा एंड अवे फ्रॉम द एंगल बन जाएगा v sin थीटा। तो कलेक्टिवली अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिखेंगे एज f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा, आउट ऑफ विच q जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज q v क्रॉस b। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो द कांस्टेंट है दैट इज टेकन एज 1, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स विच इज क्यू वी क्रॉस बी। नाउ इफ़ यू कंसिडर थीटा टू बी 0 और 180 डिग्री, यानी अगर जो पार्टिकल है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0 एंड साइन 180 is also 0, so the force acting will be 0, which means no force due to magnetic field acts on a particle if it is parallel or anti-parallel. Now if theta is 90 degree, अगर थीटा 90 हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा f as b q v sin
90 and sin 90 is 1, so we'll write F is BQV, which means the maximum force. तो हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैक्सिमम फोर्स देनी है in the magnetic field, then we'll put it at an angle of 90 degree, or you can say perpendicular. Now you can define magnetic field by this relation. यानी अगर हमारे पास चार्ज भी यूनिटी हो जाए, यानी if you put Q as 1 एंड वेलोसिटी ऑल्सो एज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल एज मैक्सिमम, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स. यानी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है दैट इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field. So this is the exact definition of the magnetic field. Next we have how to find the direction of the force. Very important rule to find the force acting on a charged particle when it is placed in magnetic field, known as Fleming's left hand rule. You will use your left hand like this as shown in the diagram and place them mutually perpendicular. Now if the first finger gives the direction of the magnetic field, second finger gives the direction of current or charge, कुछ भी चार्ज, इस केस में हम जब पढ़ रहे हैं तो चार्ज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जो है वो हमें चार्ज के बारे में बताता है. देन द डायरेक्शन इन विच योर थंब विल बी पॉइंटिंग will give you the direction of the force. It can be remembered by simple father mother child rule. Now you can see thumb father, यानी father stands for force, यानी thumb हमें force के बारे में बताएगा अगर फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी मदर है और सेकंड फिंगर जो है वो चार्ज है या करंट है. So it can be remembered as father mother child rule, but remember you will use your left hand and you can find the force acting on a charged particle placed in magnetic field. The SI unit of magnetic field is Tesla. You can define Tesla also. This you can do it by yourself. Find the dimensional formula and check, you will get the dimension formula as M1, L0, T minus 2 and A minus 1. And CGS unit of magnetic field is Gauss, and 1 Gauss is 10 raised to power minus 4 Tesla. A question for you: if a particle experiences no force in a magnetic field, what can you say about the magnetic field? There are two reasons if a particle experiences no force, and the first reason is that the velocity might be zero. यानी अगर कोई भी particle rest पे है, if the particle is at rest, then it will experience no force. यानी magnetic field में force experience करने के लिए charge के पास velocity होनी ज़रूरी है. So the first condition is maybe the particle is at rest, and the second condition is हमने अभी discuss किया force zero होगी when the angle is 0 or 180 degree. यानी अगर particle parallel या anti parallel होगा to the magnetic field, then also the force experienced will be 0. Next we have Lorentz force. लॉरेंस फोर्स हम तब यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव अ पार्टिकल जिसका चार्ज Q हो और वो किसी ऐसे रीजन में हो जहाँ दोनों यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज लॉरेंस फोर्स, विच मीन्स यू कैन राइट इट एज F लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी हम लिख सकते हैं इट इज़ QE प्लस QV cross B. So we'll obtain the expression as F vector is equal to Q common. You'll get E plus V cross B. Next, we'll be going to discuss Biot-Savart's law in the next video.